पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह दी, तो वहीं इथेनॉल के उत्पादन पर भी जोर दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ स्थित अपने आवास पर पौधारोपण कर विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने किसानों के साथ संवाद कर उन्हें जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। एथेनॉल की बढ़ती मांग को लेकर भी पीएम मोदी ने किसानों को अवगत करवाया। पीएम मोदी ने कहा कि गन्ना किसान भी एथेनॉल उत्पादन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट से बनने वाले एथेनॉल से देश में स्वच्छ ऊर्जा के अभियान में गति मिलेगी। साथ ही पीएम मोदी ने देश में सोलर हाइब्रिड पार्क बनाए जाने की भी बात कही। भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है। साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही है, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। पीएम मोदी ने किसानों से संवाद कर पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। वहीं सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने आवास 5 KT मार्ग पर पौधारोपण कर विश्व को पर्यावरण से बचाने का संदेश दिया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य रखा था। दूसरे वर्ष 11 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2019 में प्रदेश ने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया और विगत वर्ष कोरोना के बावजूद प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी पौधारोपण किया। उत्तराखंड सदन में पौधारोपण के दौरान सीएम रावत ने कहा कि आज से 5 पेड़ों को लगाने की शुरुआत की जा रही है, जिसमें पीपल, नीम, रुद्राक्ष शामिल हैं। ऑक्सीजन की आज जिस तरह कोरोना महामारी आवश्यकता है, तो इन पेड़ों से रुद्राक्ष है, पीपल है, तुलसी है, ये आज से हमने प्रारंभ किया है और पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग लाखों में इस प्रकार पौधारोपण का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे कि स्वयं ऑक्सीजन मिले। पर्यावरण को बचाने के लिए भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे जब आम जनता पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होगी। इसीलिए कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जहां पौधारोपण किया, तो वहीं सांसद हेमा मालिनी ने हवन कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कई बड़े नेताओं ने भी पौधारोपण कर विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। विश्व पर्यावरण दिवस पर इसी संदेश के साथ पौधारोपण का अभियान चल रहा है। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पौधारोपण किया। नकवी ने दनियापुर गांव में तालाब किनारे पौधे लगाकर विश्व को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। सुरक्षा और संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण ही मानवता को और इंसानों को और पूरी दुनिया को, जो पूरी तरह के संकट आ रहे हैं, तरह तरह की समस्या आ रही हैं, उनसे बचा सकते हैं। हमें वन वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए। और जो प्रदूषण से के कारण आज अलग अलग तरह के संक्रमण मानवता को और इंसानियत को और पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण की मजबूती के साथ सुरक्षा ही उसको जो है वो परास्त कर सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत नकवी ने जहां पौधा लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया, वहीं मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने हवन यज्ञ किया।
मुंबई में अपने आवास पर कोरोना संक्रमण और पर्यावरण दिवस पर हवन कर सांसद हेमा मालिनी ने लोगों से भी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हवन करने की अपील की। हमेशा सुबह के टाइम पे करती हूँ। मेरा पूजा करने के बाद इस हवन में पिछले 1 साल से तो कर ही रही हूँ। उससे पहले भी करती थी। जब से ये महामारी कोरोना शुरू हुआ तब से मैंने शुरू किया है। सुबह और शाम दोनों वक्त में करती हूँ। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये पूरा वातावरण को शुद्ध कर देता है। ये जो स्मोक है इसमें घी है और बहुत सारी सामग्री है। इसमें नीम का पत्ता भी है और राई भी है और नमक भी है एंड लोबान भी है। अच्छी खुशबू भी आती है और ये सब डाल के मैं ये ऐसा हवन करती हूँ जिससे पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। मोर प्योर एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, ताकि कोरोना या कोई भी बीमारी घर में किसी तरह का क्लेश भी ना हो। बहुत शांत और अच्छा वातावरण के लिए ये किया जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए, ज़रूर करना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने युवाओं को पर्यावरण से किसी न किसी रूप में जुड़ने का आह्वान किया। आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। इसका एक कारण यह भी रहा है कि हमने पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दिया। लगातार पेड़ काटते रहे, जल का दोहन करते रहे। यही कारण है कि हम आज एक विकट कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम युवाओं को पर्यावरण से किसी न किसी रूप में जोड़ दें, उन्हें वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यह कार्य केवल स्वयंसेवी संस्थाओं का नहीं है। वृक्षों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में जोड़ने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। वृक्षों के साथ अपनी नदियों को भी संरक्षित करने की शपथ लें, क्योंकि जल ही जीवन है। जाहिर है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को मिलकर आगे आना होगा। हालांकि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है हर व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक होने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो पर्यावरण बचाने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत होने की जरूरत है, लेकिन आज हम सबको प्रकृति को बचाने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। खासकर कोविड काल में जब लोगों को सबसे ज्यादा प्रकृति की आवश्यकता है, चाहे वो ऑक्सीजन की जरूरत हो या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों की। पर्यावरण बचाने के इन्हीं प्रयासों में वाराणसी वन विभाग ऐसे पौधे लगा रहा है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। खास बात यह है कि इन पौधों में आयुर्वेद यानी औषधीय पेड़ भी शामिल हैं। पर्यावरण को बचाने के प्रयासों में वाराणसी मंडल ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा तो होगी ही, बल्कि औषधीय गुण भी होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर वाराणसी मंडल में इस बार 1 करोड़ 5 लाख पौधारोपण की शुरुआत की गई है, जिसमें 5 लाख पौधे ऑक्सीजन और औषधि वाले हैं, जिसे शहर में अलग अलग स्थानों पर लगाया जा रहा है। वृक्षारोपण का कुल लक्ष्य इस वर्ष जो है 1 करोड़ 5 लाख के लगभग है पौधे। हमारी पौधशालाओं में करीब 1.5 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं और इसमें से लगभग जो है 15 लाख पौधे ऐसे हैं विशेष रूप से जो ऑक्सीजन का निर्माण ज़्यादा करते हैं, जैसे कि फाइकस की प्रजातियां जिनमें कि पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर हैं, और इसके अलावा अन्य औषधीय पेड़ जैसे कि आंवला, हर, बहेड़ा, अर्जुन, जामुन, इन सब पौधों की संख्या लगभग 15,000 है। हालांकि हर पर्यावरण दिवस पर वन विभाग पौधारोपण अभियान चलाता है, लेकिन इस बार पौधारोपण को एक खास मकसद दिया गया है। दरअसल कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। इसीलिए इस बार कोविड को ध्यान में रखकर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों का नाम कोरोना वॉरियर्स के नाम पर रखा गया है।
ये हमने जितने भी डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, उन्होंने हमारी जितनी भी कोरोना काल में हेल्प की है, सहायता की है, हम लोगों की सुरक्षा की है स्वास्थ्य के प्रति, तो उनके लिए हमने आज एक पौधा रोपण किया उनके नाम से कि ये पौधा जब बड़ा होगा तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जिस तरह अभी महामारी फैली उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, कितनों के सुहाग उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो आज उसको देखते हुए हमने पौधारोपण किया कि जो भविष्य में कभी भी हमको इस तरह के ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ वन विभाग बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चला रहा है। वहीं गंगा की सफाई भी की जा रही है। वाराणसी के घाटों पर बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया, जिससे गंगा को साफ कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस बार पर्यावरण दिवस की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल, जलाशय, तालाब, नदी नाले खत्म हो रहे हैं उन्हें फिर से जीवित करना। इसके लिए पेड़ लगाना, बारिश के पानी को संरक्षित करना जैसे प्रयासों से इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है। क्या है पर्यावरणविदों ने चिंता जाहिर की है। ऐसे में देहरादून में नवंबर 2017 में शुरू किया गया रिस्पना नदी के पुनर्जीवन का अभियान परवान चढ़ने लगा है। रिस्पना का स्वरूप बदलता देख सरकार अब राज्य की सबसे दूषित 15 अन्य नदियों के लिए भी ऐसा ही अभियान शुरू करने वाली है। मसूरी से लेकर देहरादून तक 28 किलोमीटर लंबी रिस्पना जैसे जैसे आबादी में एंट्री करती है तो नदी गंदे नाले में तब्दील होकर दम तोड़ती हुई नजर आती है। नवंबर 2017 में राज्य सरकार ने रिस्पना के पुनर्जीवन के लिए अभियान शुरू किया। नदी के दोनों तरफ बंजर हो चुकी जमीन पर करीब 2.5 लाख पेड़ लगाए गए। करीब 2.5 साल बाद इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे हैं। नदी किनारे अब जंगल खड़ा हो रहा है। विषैले पानी में तब्दील हो चुकी रिस्पना के किनारे अब पक्षियों का बसेरा होने लगा है। बहुत ही अच्छा एक परिणाम जो है उस साइड से हमें देखने को मिल रहा है। जो पौधे लगे थे वो जैसे हम लोगों ने 6 फीट के 7 फीट के पौधे लगाए थे, तो आज उनकी हाइट जो है लगभग 12, 15 फीट तक पहुंच चुकी है। अनेक प्रकार के इको रिस्टोरेशन के कार्य प्रगति पे हैं, किंतु लेकिन इसमें हमें कुछ चुनौतियां बाकी हैं, और वो यही है कि किस तरीके से इन टेक्निक्स के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना और जन सामान्यों को कैसे इन कार्यक्रमों से जोड़ना। प्लांटेशन के बाद नदी के कैचमेंट एरिया में सागर ताल में नया जल स्रोत भी डेवलप हुआ है, तो इधर कैरवान गांव क्षेत्र में नदी तटों पर लगाए गए पेड़ों पर तो फल भी लगने लगे हैं। रिस्पना नदी के पुनर्जीवन के लिए 28 किलोमीटर लंबे नदी के कैचमेंट एरिया में 2018 में काम करना शुरू किया गया। सबसे पहले नदी के दोनों ओर जहाँ जहाँ पर भी खाली जगह मिली वहाँ पर प्लांटेशन किया गया। करीब 2.5 लाख की संख्या में 2018, 19 और 20 में यहाँ पर पौधे रोपे गए। मैं आज मोथरवाला की एक साइट पर खड़ा हूँ जहाँ पर ठीक इसी तरह का ये प्लांटेशन किया गया है। आप मेरे हाथ में ये फाइल आप देख रहे होंगे कि ये मोथरवाला की साइट है, रिस्पना नदी का ये तट है। 2018 में ये पूरा क्षेत्र बंजर था, उसके बाद यहाँ पर सोइल का कार्य किया गया, गड्ढे बनाए गए। तो आप देख सकते हैं कि 2018 का दृश्य है और आज 2021 का आप इसी प्लांटेशन एरिया का देख सकते हैं। रिस्पना में अब सेकंड फेज का काम शुरू किया जा रहा है। नदी में गिरने वाले नालों को टैप करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। आबादी वाले इलाके में रिवर ट्रेनिंग का काम भी शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा आबादी वाले क्षेत्र में नदी के दोनों तटों पर नेट भी लगाए जा रहे हैं ताकि कूड़ा सीधा नदी में ना फेंका जा सके। जहां आबादी क्षेत्र है वहां हम आबादी और नदी के बीच में जाली लगाने के लिए भी प्रपोजल बना रहे हैं, जिससे कि लोग उसमें डेली का डेली जो है फेंक नहीं पाए कूड़ा, और जो लोग कूड़े फेंक रहे हैं उनका जुर्माना भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। रिस्पना के साथ ही अल्मोड़ा की कोसी नदी के पुनर्जीवन का अभियान भी जारी है और इनके रिजल्ट से उत्साहित होकर सरकार इसी साल 20 करोड़ की लागत से प्रदेश की सबसे प्रदूषित 6 नदियों सुसवा, कल्याणी, ढेला, फेला, पिलाखर और नंधौर के पुनर्जीवन का अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अलावा मृत प्राय हो चुकी 9 अन्य नदियों पर भी 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण के साथ ही वन्य प्राणियों के संरक्षण के साथ ही कीट पतंगों को भी बचाने की पहल कर रहे हैं। ऐसे में जिम कॉर्बेट पार्क में एक बटरफ्लाई पार्क तैयार किया जा रहा है। बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट पार्क में कई तरह के जीव जंतुओं का आशियाना है। यहाँ पर कीट पतंगों की भी अपनी निराली दुनिया है, जिसमें तितली एक महत्वपूर्ण कीट है। इसके अध्ययन के लिए अब कॉर्बेट पार्क में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। ठेला गेट के पास 1 हेक्टेयर इलाके में तितलियों के संसार को सजाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बटरफ्लाइज का जो प्रेजेंस है उसके बारे में सेंसिटाइज करना भी एक आवश्यक पहलू है हमारे कॉर्बेट के टूरिज्म का। इसको ध्यान में रखते हुए एक हेक्टेयर के क्षेत्र को जो झीरना जोन के प्रवेश द्वार के पास है उसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर उन स्पीसीज़ को हम आर्टिफिशियली लगा सकें जिनमें बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं, और जो हमारे लैंडस्केप में जो भी बटरफ्लाइज हैं वो एक छोटे से इलाके में वहाँ पे जमा हो पाएंगी। कॉर्बेट में बनाए जा रहे इस पार्क को लेकर वन्य प्रेमी खासे उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को तितलियों के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से ये कॉर्बेट प्रशासन की सराहनीय पहल है और पूरे देश में इस समय काफ़ी जागरूकता फैली है, खासतौर से तितलियों के संबंध में। और अगर कॉर्बेट में ये किया जा रहा है तो मैं इसे बधाई का पात्र है कॉर्बेट प्रशासन। इससे जहां एक और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं तितली के संरक्षण और उसकी जागरूकता के ऊपर भी इस पर जो है असर पड़ेगा। कॉर्बेट में बन रहा बटरफ्लाई पार्क तितलियों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यहाँ तितली भी रोजगार का एक जरिया बन सकेगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।